हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं BSOG 173 की यूनिट 3। तो आइए शुरू करते हैं। डेवलप, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड। तो इसके जो दो सेक्शन है ना, मतलब इंट्रोडक्शन और अंडरस्टैंडिंग द कैटेगराइजेशन रिलेटेड टू डेवलपमेंट, इसमें कुछ भी स्पेसिफिक या कुछ भी अलग नहीं है। इसलिए हम इस दो टॉपिक को स्किप करते हैं, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी ना, वो आपको आगे के सेक्शंस में भी मिल जाएंगे सारी इन्फॉर्मेशन, और आपने पहले भी पढ़ लिया तो वो सारी चीज़ें कंबाइन करके आपको मिल जाएंगे। ओके, तो हम सीधा आते हैं डेवलप, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप पे। तो सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि जो इश्यूज़ होता है ना, मतलब जब हम किसी भी कंट्रीज़ को कैटेगराइज करते हैं कि ये कंट्री डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग है या फिर अंडर डेवलप्ड है, तो उसकी एक प्रोसेस नहीं होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। अलग अलग चीज़ें इसमें देखी जाती है। मतलब आप एक चीज़ों को देख के डिसाइड नहीं कर सकते हो कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर वो इकोनॉमिकली स्टेबल है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जस्ट बिकॉज वो इकोनॉमिकली स्टेबल है तो वो डेवलप्ड है। नहीं, बाकी सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। और अगर हम UN के कंटेक्स्ट में देखें, मतलब यूनाइटेड नेशन ने भी ये क्लैरिफाई किया था कि मतलब अलग अलग, मतलब हम एक तरीके के क्राइटेरिया को फिक्स नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे डेवलप्ड कंट्रीज़। तो इसमें कुछ क्राइटेरिया, जैसे कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी लेवल बहुत ही एडवांस है, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो एडवांस लेवल की है, जो वहाँ के सिटीज़न है उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है, आई मीन बेटर है एकदम, और आपका जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, दैट इज आपका जो GDP है और GNP और आपका पर कैपिटा इनकम, अगर ये चीज़ें हम कंसीडर करें तो इन चीज़ों से हमें पता लग सकता है कि कंट्री डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या फिर अंडर डेवलप्ड है। अगर ये चीज़ें बहुत हाई लेवल पे है ये सारी चीज़ें तो मतलब डेवलप्ड है, अगर ऑन अ मीडियम लेवल तो दैट इज़ डेवलपिंग, और अगर बहुत ही लो लेवल पे या फिर बिल्कुल नहीं है ये सब चीज़ें बैलेंस में तो उसे अंडर डेवलप्ड बोलते हैं। ओके, अब हम आते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं ना, उसमें ना टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही एडवांस लेवल की होती है। इवन उनका जो इंडस्ट्रियल या फिर सर्विस सेक्टर की बात करें, सर्विस सेक्टर में आ जाएंगे आपके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सारी चीज़ें। तो आपकी जो इंडस्ट्रियल या सर्विस सेक्टर है ना, ये अलाउ करती है, आई मीन ये बहुत ही डाइवर्स होती है। ओके, और ये अलाउ करती है हर एक सिटीज़न को कि वो एक फ्री और हेल्दी लाइफ जी सके, एक सेफ़ एनवायरनमेंट में उनको फ्रीडम मिल रही है लाइफ में, वो अच्छे से कर पा रहे चीज़ों को, लाइक उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत सही है, ये चीज़ है। ठीक है, एंड ये भी कि आपके लेवल ऑफ लिटरेसी जो होगा, आपका एजुकेशन लेवल जो होगा वो बहुत हाई होगी। एंड इवन अगर हम सोशल मोबिलिटी के जो आपकी सोशल अंडरस्टैंडिंग होगी वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डाइवर्सिफाइड होगी। ऐसा नहीं कि आपका सोशल स्टेटस बहुत ही कंजस्टेड है, वैसी नहीं होगी, वो बहुत ही डाइवर्स होगी। इवन आपका जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है कि कितनी टाइप की आपके पास जॉब्स है, कितनी सारी चीज़ें, कितनी सर्विसेज अवेलेबल है, वो भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स होगा। अगर हम रोस्टर के अकॉर्डिंग माने तो उन्होंने प्रेजेंट किया था ये जो कंट्री को कि ये 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में जाता है। मतलब उन्होंने ये कहा था कि कोई भी एक कंट्री 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को पार करता है या फिर गुजरता है 5 स्टेजेस से। पहला है ट्रेडिशनल सोसाइटी, जो कि आपको पता होगा जहाँ पे एग्रीकल्चर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसे ट्रेडिशनल सोसाइटी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी है प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, मतलब उस ट्रेडिशनल सोसाइटी से अगर हमें एक कदम आगे बढ़ना है तो उसके लिए कई सारे कंडीशंस होते हैं, लाइक हमें कैपिटल इकट्ठे करने पड़ेंगे, इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप करने पड़ेंगे। तो ये जो कंडीशन होती है ना, ये सेकेंड पार्ट है। और थर्ड पार्ट इज़ टेक ऑफ, मतलब आप आ चुके हो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फेज़ में, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप हो रही है, आप नए जॉब्स क्रिएट कर रहे हो, लिविंग स्टैंडर्ड को थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर रहे हो। ये देन जो फोर्थ वाला स्टेज है वो है ड्राइव टू मेच्योरिटी, मतलब जहाँ पे आप मेच्योरली चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। अब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे होती है, इट विल बी लाइक इन अ पॉलिटिकल लेवल, कि आपका पॉलिटिकल लेवल पे ना मेच्योरिटी है, आप चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हो, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ें। देन लास्ट जो स्टेज है वो है एज ऑफ मास हाई कंजम्पशन, जहाँ पे आपकी जो कंजम्पशन लेवल होगी, मतलब जो कंट्री के लोगों की जो कंजम्पशन लेवल होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, थोड़ी हाई लेवल हो जाएगी। ठीक है, तो ये 5 स्टेज है जिससे गुजरती है कोई भी कंट्री
जो अंडर डेवलप्ड से डेवलप तक पहुंचती है। ओके, तो अगर हम इस व्यू से देखें, जो व्यू इन्होंने हमें प्रेजेंट किया है, तो इस व्यू से इनका ट्रेडिशनल सोसाइटी बोलने का इनका सिंपल सा मतलब है कि वो रूरल एरिया होगा, बैकवर्ड होगा, नॉन साइंटिफिक होगा और अंडर डेवलप्ड होगा। अगर कोई भी सोसाइटी ट्रेडिशनल मीन्स को फॉलो कर रही है तो उसे अंडर डेवलप माना जाएगा और उसे बैकवर्ड कह देंगे। ठीक है, तो ओवरऑल ये था डेवलप्ड कंट्रीज़। अब आते हैं हम डेवलपिंग कंट्रीज़ पे। अब अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो मेजॉरिटी तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही होते हैं। अगर हम पूरे कंट्रीज़ का भी देखें तो डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड बहुत कम होंगे, बट डेवलपिंग कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा, इवन एशियन कंट्रीज़ में कई सारे कंट्रीज़ आप देखोगे कि वो डेवलपिंग में ही है, तो मेजर पॉपुलेशन इसमें होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी अगर हम डिटरमाइन करना चाहते हैं, ओब्वियसली जीडीपी पर कैपिटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंटली वैल्यू करती है कि हम चीज़ों को निकाल पाए या आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, तो इसमें जो भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जो प्रोड्यूस होती है किसी भी कंट्री में एक साल में, और ये कैलकुलेशन रुपीज़ में नहीं होती है, डॉलर में होती है, बिकॉज ओब्वियसली आप जानते हो कि डॉलर को आज हम ग्लोबल करेंसी माना जाता है, इसलिए। ठीक है, तो ऐसे कंट्रीज़ के लिए ना बहुत सारी ट्रीटमेंट अलग से दी जाती है, मतलब उनके लिए बहुत सारे प्रोविजंस है, उनको बहुत सारी चीज़ों से लाइक हम बोलते हैं ना हमारे यहाँ ST SC वालों के लिए रिजर्वेशन है, तो वैसे ही जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, इवन जो हमारा यूनाइटेड यूनियन, ये सारी चीज़ों के तरफ से, जैसे कि हमें प्रोविज़न मिलता है हमारे स्पेशल राइट के लिए, हमें मतलब स्पेशल राइट दिया जाता है, इवन हमें लीगल असिस्टेंस दिया जाता है, मतलब लीगली अगर हमें कोई भी हेल्प चाहिए हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं, उसके लिए हमें लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। इवन अगर कोई कमिटमेंट की बात हो, फॉर सपोज हमने लोन सैंक्शन करवाया है तो उसके लिए हमें ज़्यादा टाइम दिया जाएगा वो कमिटमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। सिर्फ लोन ही नहीं, अगर हम कुछ और भी करते कि फॉर सपोज हम 5 ईयर प्लान की बात कर रहे थे लास्ट चैप्टर में, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था राइट कि 5 ईयर प्लान में हम ये करते हैं कि जो 5 साल तक हमें क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है हम इसका वादा करते हैं राइट। तो वही चीज़ें, वही कमिटमेंट यहाँ पे जब हम करते हैं ना ग्लोबली कोई कमिटमेंट, तो उसके लिए हमें ज़्यादा टाइम दिया जाता है, एक्स्ट्रा टाइम फुलफ़िल करने के लिए। इवन हमारा मार्केट एक्सेस पे अपॉर्चुनिटी वो बहुत ज़्यादा देते हैं कि हम मार्केट को ईजिली एक्सेस कर पाएँ। हमारे इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी कई सारी चीज़ें दी जाती है। तो ओवरऑल आप बोल सकते हो कि बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं आज फॉर अ डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, अब उसका जो स्केलिंग होता है, मतलब उसकी जो काउंटिंग होती है या फिर आप बोल सकते हो जो मेजरमेंट होती है, वो की जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू, जो UN कराता है, मतलब यूनाइटेड नेशन करवाता है। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज़ को ना बहुत सारी चीज़ों को फेस भी करना पड़ता है, मतलब बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस होती है यहाँ पे। इवन अगर आप ग्रोथ रेट को देखो तो वो भी प्रॉपर अचीव नहीं हो पाती है कई बार। ठीक है, तो ये है ओवरऑल हमारा डेवलपिंग कंट्रीज़ का। अब हम आते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का। तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है उसको समहाउ हम ये बोल सकते हैं कि लाइक कॉलोनियल पीरियड के टाइम का, या फिर कॉलोनाइज कंट्री भी बोल सकते हैं, बिकॉज भले ही वो इंडिपेंडेंट उन्हें मिल चुका है, मतलब वो अभी कॉलोनियल रूल में नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली भी कहीं ना कहीं वो कंट्रोल्ड है बाहर के कंट्रीज़ के साथ। मतलब लाइक अगर आप पाकिस्तान की एग्जांपल ले लो, बिकॉज वो भी एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, तो वहाँ पे भी अदर मतलब जो दूसरे कंट्रीज़ के लाइक चाइना, अमेरिका, ये सारे इन्फ्लुएंस करते हैं वहाँ पे, इकोनॉमिकली सपोर्ट करते हैं, पॉलिटिकली सपोर्ट करते हैं, इसलिए उनका कंट्रोल और डोमिनेंस भी होता है उनकी कंट्री के ऊपर। तो ये होता है अंडर डेवलपमेंट का बहुत, कि आप काइंड ऑफ कॉलोनियल रूल में ही हो, मतलब भले ही आप आज़ाद तो हो बट आप रियल में आज़ाद नहीं हो, आप कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो उन कंट्रीज़ पे। ठीक है, और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बहुत सारी एक्सप्लॉटेशन होती है, कैपिटलिज्म को आप फॉलो कर रहे होते हो, आपका वर्ल्ड ट्रेड में कोई रोल नहीं होता बिल्कुल भी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ना आपको बहुत सारी स्ट्रगल्स और बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है किसी भी पुअर कंट्रीज़ को या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को। ओके, अब हाँ, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है तो अब हम करते हैं डेवलपमेंट डिबेट। ओके, तो कई सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने डिबेट किया हुआ है कि डेवलपमेंट सिर्फ पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये कई सारी नेगेटिव चीज़ें लेके आते हैं। ओब्वियसली हमें पता है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं राइट। तो वही चीज़ें इसमें ना कई सारे पॉइंट्स हैं जो उन्होंने डिबेट किए। सबसे पहला उन्होंने ये बोला है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना,
वो प्रोग्रेस के साथ इक्वल होती है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ इक्वल टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ठीक है। अब कुछ केसेस में ऐसा होता है ना कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेके आती है, इवन आपके प्रोग्रेस को हार्म करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले तो ग्लोबल और रीजनल इनइक्वलिटी। फॉर सपोज आपके यहाँ लाइक ग्रोथ तो है बट बहुत सारी इनइक्वलिटी है, लाइक कुछ बहुत अमीर है और कुछ बहुत ज़्यादा गरीब है। तो इसकी वजह से ओब्वियसली आपका प्रोग्रेस तो हार्म होगा ना, मतलब कुछ ही लोग अच्छे मतलब ग्रोथ को अचीव कर रहे हैं, बाकी लोग तो नीचे ही जा रहे हैं ना, डिग्रेड हो रहे हैं, राइट। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि आपका ग्लोबल एंड रीजनल इनइक्वलिटीज़ की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा हो सकता है कि आपका फेलियर और पॉवर्टी रिडक्शन, मतलब आप पॉवर्टी को रिड्यूस कर ही नहीं पा रहे हो, वो कम ही नहीं कर पा रहे हो, इनफैक्ट वो बढ़ रही है आपकी कंट्री में। इवन अगर आप इकोनॉमिक सिस्टम में अगर मतलब अनइक्वलिटी है ना, मतलब ओह आई एम सॉरी, इनइक्वलिटी अगर है कि वहाँ पे कुछ भी इक्वली नहीं चल रहा है उस सिस्टम में, तो तब भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये पहला पॉइंट था। अगर हम दूसरे की बात करें तो जो दूसरा प्रॉब्लम है वो ये है कि जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। मतलब जितना ज़्यादा ग्रोथ उतना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन होगा, मतलब हमें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ेंगी। ओब्वियसली हमें भी पता है कि डेवलपमेंट या फिर हमारा देश भी, अगर हम हमारे देश की एग्जांपल लें तो जितनी आगे हम बढ़ रहे हैं उतनी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आजकल ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कितनी सारी हो रही, गर्मी कितनी बढ़ने लगी है, राइट, आप देख रहे हो ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हम तीसरे पॉइंट की देखो तो जो टॉप डाउन अप्रोच है जो हम अडॉप्ट कर चुके हैं, मतलब हमेशा से ऐसा है कि ऊपर के लोग, मतलब जो हाई लेवल के लोग हैं वो लोअर लेवल के लोगों को रूल करते हैं। ये जो टॉप डाउन अप्रोच है कि ऊपर से पावर नीचे फ्लो होती है, नीचे से ऊपर नहीं होती है। तो ये चीज़ है, ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है डेवलपमेंट का, ओके। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो प्रिजम्पशन दैट ट्रेडिशनल सोसाइटी इज़ बैकवर्ड कोज डैमेज टू ट्रेडिशनल कल्चर एंड लोकल रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है कि जो हमारे मन में पहले से हमने अज्यूम करके रखा हुआ है ना पहले से कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है वो तो बैकवर्ड सोसाइटी होती है, वो आगे थोड़ी बढ़ सकती है, उनकी जो लोकल रिलेशनशिप है वो इतनी एडवांस नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, एंड जो भी एग्जांपल्स, ये सारी चीज़ें। तो इसके वजह से भी डेवलपमेंट एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो डेवलपमेंट ना कई बार अंडर डेवलपमेंट को कोज करती है, मतलब कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ के वजह से जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वो और ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रही है। तो ओवरऑल इस चैप्टर का यही मॉडल है कि लाइक आप हर चीज़ों को बैलेंस करके चलो, ओब्वियसली मॉडल नहीं बट आई वुड से कि हर चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए कि आप इन्वायरमेंट को भी इम्पोर्टेंस दो, इकोनॉमिक को भी इम्पोर्टेंस दो, सोशल प्रोग्रेस को भी, इक्वालिटी, जो भी सारी चीज़ें। खैर इसके साथ हम करते हैं चैप्टर को ख़त्म। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको वहाँ पे जवाब मिल जाएगा। एंड ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।